नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म प्रकाश। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ, कल 29 जनवरी 2019 को नेशनल कन्वेंशन ऑन सोशल जस्टिस एक बैठक रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, कई सारे सांसद भी आए थे और वरिष्ठ पत्रकार भी थे। ये मीटिंग दरअसल इसलिए हुई थी क्योंकि 13 पॉइंट रोस्टर और 13 पॉइंट रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर के ख़िलाफ़ जो मामला चल रहा है, तो 13 पॉइंट रोस्टर के ख़िलाफ़ ये मीटिंग रखी गई थी, जिसके लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई सारे लोग आए हुए थे। इनमें से मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, जिग्नेश मेवानी जी गुजरात से विधायक हैं, बामसेफ के अध्यक्ष श्री वामन मेश्राम जी और डॉक्टर अरुंधति रॉय, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्री उर्मिलेश जी और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी भी वहाँ पे आए हुए थे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस श्री विश्वेश्वरैया साहब भी आए थे और मनोज झा, जिनकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने राज्यसभा में 13 रोस्टर पॉइंट का काफ़ी पुरजोर तरीके से विरोध भी किया था। और कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस दिल्ली सरकार के राजेंद्र पाल गौतम जी भी वहाँ पे उपस्थित हुए थे और एक और सांसद आए थे, अली अनवर साहब जी, जिनको आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनकी काफ़ी सारी वीडियो में रिकॉर्डिंग करके लेके आया हूँ। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस व्यवस्था को समझिए कि 13 पॉइंट रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर में फ़र्क क्या है और ये किस तरीके से आपकी पीढ़ी के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग आज भी इस तरह के हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि रोस्टर क्या होता है और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने से आखिर हमें फ़ायदा क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि विश्वविद्यालय जो होते हैं वो किसी भी सामाजिक बदलाव की एक इकाई होते हैं। शुरुआत वहाँ से होती है, विश्वविद्यालयों से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में जो आरक्षण ख़त्म करने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है पीछे वाले दरवाजे से, इनडायरेक्ट तरीके से, उस साजिश को आपको समझना होगा और उस साजिश को न केवल समझना होगा बल्कि उसके लिए पुरजोर विरोध करना होगा। विरोध करके उस व्यवस्था को खात्मा करना होगा, क्योंकि आप याद कीजिए, एक समय था जब लोगों को पढ़ने लिखने तक का अधिकार नहीं था और उस समय में भी अकेले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अकेले ऐसे व्यक्ति हुए थे जिन्होंने आरक्षण दिया और आरक्षण को बचाया भी। और उस समय बहुत सारे लोगों ने तमाम तर्क दिए थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बाबा साहब के उन तर्कों को दोहराने नहीं जाऊँगा क्योंकि आप खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन बाबा साहब ने इतने अकाट्य तर्क दिए थे उनको कि उनके सारे के सारे जो आर्थिक आधार पर आरक्षण के तर्क थे वो ताश की पत्ते की तरह बिखर गए थे। बाबा साहब ने जातिगत आधार पर आरक्षण दिया, लेकिन इस जातिगत आरक्षण आधार पर जो आरक्षण है इसको भी समझना पड़ेगा। केवल जातिगत आधार पर आरक्षण देने का मतलब केवल ये नहीं है कि किसी भी लोअर कास्ट की जाति को आरक्षण दे दिया जाए। इसका आधार जो है वो प्रतिनिधित्व रखा गया था, क्योंकि उस समय बहुत लोगों ने विरोध किया था। तो बाबा साहब ने भी यही लाइन बोली थी। उन्होंने ये बताया था कि जातिगत आरक्षण पर आधार इसलिए दिया जा सकता है कि भारत में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जाति के आधार पे होता है, ना कि आर्थिक आधार पे। दूसरी बात, ये संघर्ष प्रतिनिधित्व का है। और ये संघर्ष प्रतिनिधित्व का क्यों है? ये संघर्ष प्रतिनिधित्व का इसलिए है कि अभी हाल ही में मैंने आपको आंकड़े बताए थे कि वो आंकड़े किस प्रकार के थे। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, लेकिन वो आंकड़े उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को सच साबित कर रहे हैं कि आज तक 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है और SC ST के तो बिल्कुल नामात्र प्रोफेसर हैं, जिनका किस अन्य प्रकार तरीके से शोषण होता रहता है। तो आप इस व्यवस्था को ज़रूर समझिए। मैं फिर से बाबा साहब वाली बात पे आऊँगा कि बाबा साहब उस समय अकेले इस तरीके थे जिन्होंने पूरे करोड़ों लोगों के लिए इतनी बेहतरीन प्रतिनिधित्व का जरिया दिया, जिससे आप उस स्तर तक पहुँच सकें जिस स्तर से आप समाज का प्रतिनिधित्व कर सकें। अकेले बाबा साहब ने इस आरक्षण को दिया और आपके लिए एक सामाजिक गर्मा पैदा की। और आज प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो बहुत सारे तमाम तरीके के MLA हैं, MP हैं, बहुत सारे तमाम नेता हैं बड़े बड़े, जो चाहें तो चुटकियों में इस रोस्टर को ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन आप उन व्यक्तियों की बात को सुनिए। उर्मिलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने अपना विरोध दर्ज किया, उन्होंने न केवल 13 रोस्टर पॉइंट के लिए विरोध दर्ज किया, बल्कि उन्होंने साफ अपनी मंशा भी बताई कि जो नेता हैं, जो आरक्षित सीट से चुन करके आते हैं, क्यों ना वो खुल करके सामने आ रहे हैं। केवल
कुछ ही गिने चुने नेता सामने आए, जैसे कि तेजस्वी यादव जी, जिग्नेश मेवानी जी, बामसेफ के अध्यक्ष श्री वामन मेश्राम जी। तो केवल यही लोग क्यों आए, बाकी के लोग क्यों नहीं आए? जो बहुजन समाज में उनके वोट लेकर के संसद में सांसद बनते हैं, विधानसभा में एमएलए बनते हैं। लेकिन क्या केवल विरोध जताना काफ़ी है? नहीं, विरोध जताने के साथ साथ हमें यह समझना भी पड़ेगा कि कल को अगर बदलाव होता है तो वो किस तरीके का होता है। और अंत में मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करके लाया हूँ वो सारी की सारी वीडियो आप देखिए और समझिए कि किस व्यक्ति ने किस तरीके से अपनी बात रखी है और उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपना विरोध जताया है। जैसे कि वामन मेश्राम जी आए थे, बामसेफ के अध्यक्ष, उन्होंने सबूत के आधार पे एक केस लड़ा था 2013 में और उन्होंने बताया कि किस तरह से ईवीएम के साथ फ्रॉड होती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया गया था कि किस तरह से, हालांकि मैं ये एक जांच का विषय है, मैं जानता हूं कि ये जांच का विषय है क्योंकि उसमें किसी भी तरह का आपको एक ठोस सबूत नहीं दिया गया, लेकिन व्यक्ति अगर इस तरीके से सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को चाहिए कि ये एक जांच का विषय है। चुनाव आयोग जब इस तरीके से बोल देते हैं कि ये मत सोचिए कि चुनाव आयोग बैलेट पेपर से हो सके। क्यों? चुनाव आयोग कौन होता है? चुनाव आयोग को इस देश का राजा है क्या? चुनाव आयोग सिर्फ एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनको केवल संविधान के आधार पर चलने का अधिकार है। कल को अगर पार्लियामेंट कानून पास कर देती है कि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन से नहीं होंगे, बैलेट पेपर से होंगे, तो क्या चुनाव आयोग के पास ये पावर है जो इसको चैलेंज कर सके? नहीं कर सकता चैलेंज, मैं मानता हूं। लेकिन चुनाव आयोग को इतनी हिम्मत आती कहां से है कि वो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये कह देते हैं कि आप इस बात के भ्रम में मत रहिएगा कि चुनाव जो है बैलेट पेपर से नहीं होंगे। क्यों नहीं हो सकते? इस देश में सुप्रीम कोर्ट अगर सबसे बड़ा न्यायालय है तो पार्लियामेंट भी उस कानून बनाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखता है। वो भी कानून बना सकता है जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन अगर वो तभी चैलेंज किया जाएगा जब उससे किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो। अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है तो वो कानून सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, लोगों को, चुनाव आयोग को भी मानना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए। मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा, क्या कभी आपके परिवार में शादियाँ होती हैं तो क्या आप आर्थिक आधार पे परिवार देखते हैं या जातिगत आधार पे देखते हैं या धार्मिक आधार पे देखते हैं? धर्म और जाति के आधार पर ही देखते हैं ना। तो इस मानसिकता को बदलने के लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? और दूसरी बात, हम मान लेते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो आर्थिक आधार पर आप आरक्षण सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में लागू क्यों नहीं करते? सबसे ज़्यादा नौकरी प्राइवेट सेक्टर में है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने में क्या समस्या है? समस्या सिर्फ इतनी सी है कि बहुजन समाज के लोगों को सरकारी संस्थानों में प्रतिनिधित्व न मिलना, उनको उन संस्थानों से दूर रखा जाए। और प्राइवेट सेक्टर तो उनके हैं ही, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर भी दे दिया तो भी बहुजन समाज के लोग आ सकते हैं। अगर आप सही मायने वास्तव में चिंतित हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के, तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले आपको प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करना चाहिए आर्थिक आधार पर। देखते हैं फिर क्या आपके अंदर कितना सही मायने में कितनी सत्यवादिता है कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण देना ही चाहते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के लिए कितनी आवाज उठाते हैं? उठाइए आवाज, हम भी समर्थन करेंगे उसका। क्या केवल सरकारी संस्थानों में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? सरकारी संस्थानों में कल को कोई व्यक्ति अगर आईएएस ऑफिसर भी बन जाता है लेकिन वो सचिव नहीं बन पाता कैबिनेट मिनिस्टर का, क्यों नहीं बन पाता? आप सचिवालय में जाकर के देखिए, क्या कोई बहुजन समाज का व्यक्ति किसी कैबिनेट मिनिस्टर का सचिव है? कितना शोषण होता है उसका। लेकिन इस सिस्टम को समझने के लिए आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कोई नफरत पैदा नहीं कर रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग और सवर्णों के बीच में इस तरह की दरार बन जाए। नहीं, मैं समझता हूं कि दोनों लोगों को एक दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखते हुए साथ आना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। लेकिन अगर ये अधिकारों की बात आएगी तो अधिकारों के साथ समझौता नहीं होगा, क्योंकि अधिकारों के साथ समझौता बाबा साहब ने भी नहीं किया था। बाबा साहब वैचारिक तौर पे सबके विरोधी थे, लेकिन व्यक्तिगत उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बाबा साहब महात्मा गांधी जी का भी सम्मान उतना ही करते थे, लेकिन वैचारिक तौर पे वो उनसे कभी भी सहमत नहीं हुए और उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कर दिया था कि मैं अपने विचारों के साथ समझौता नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आज के नेता आप देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको चाह रहा हूं कि कल को अगर कोई भी नेता आपके दरवाजे पे आता है तो आप उसको पूछिए कि आपके बच्चों के लिए भविष्य क्या है उसके पास,
क्या वो अस्पताल खुलवाएगा? क्या वो स्कूल खुलवाएगा? चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी स्तर का नेता हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो या फिर जिला अध्यक्ष क्यों ना हो, आप पूछिए उनसे। जब भी नेता आते हैं तो सारे लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है कि वो उसको चांदी का मुकुट पहना देंगे। क्यों? चांदी का मुकुट पहना का क्या मतलब है आपका? उनसे ये पूछिए कि आपके पास शिक्षा का भविष्य क्या है, आपके पास अस्पताल का भविष्य क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं का भविष्य क्या है। आज भी आप स्वास्थ्य केंद्र में, जो गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, उनमें जाकर के देखिए, जर्जर हालत हो रखी है, पानी भरा पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं, कोई आता जाता नहीं है। क्या फायदा होगा? क्या इस सिस्टम को कौन सुधारेगा? केवल शहर की चमचमाती बिल्डिंगों को देख करके भारत का बदलाव नहीं हो सकता। आप अगर ये सोच रहे हैं, आप अगर इस भ्रम में जी रहे हैं कि विकास हो रहा है, आप अगर किसी बिल्डिंग को, 10 मंजिला बिल्डिंग को देख करके ये सोच लेते हैं कि हाँ विकास हो रहा है, तो विकास नहीं है जनाब। आप समझ लीजिए कि वो विनाश की पहचान है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे सिक्के के पहलू को छोड़ रहे हैं। आप उसको भी देखिए, आपको वो भी देखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जरूरी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उस इंफ्रास्ट्रक्चर का सही प्रयोग भी जरूरी है। आप समझिए इस बात को। और अंत में मैं आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और जो लोग कमेंट बॉक्स में गालियां दे रहे हैं या फिर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। शुक्रिया, आपने बुराई के लिए ही सही लेकिन मेरी वीडियो को देखा। धन्यवाद आप सभी को। और उन लोगों के लिए भी शुक्रिया, धन्यवाद जिन्होंने मेरी वीडियो को अप्रिशिएट किया। आगे भी मैं इस तरह की वीडियो और भी लाता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।